नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आज एक फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मेरी पहली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए और मेरे प्रयास को आपने काफ़ी सराहा है। इन सभी बातों के लिए मैं तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है आत्मबल। यह विषय मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आज के हालात में ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। हर इंसान में यह आत्मबल होता है, किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा। और यही आत्मबल है जो हमें हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को मुश्किल परिस्थितियों में आगे धकेलने में मदद करती है। यह कहानी है एक ऐसे ही आत्मबल और इच्छा शक्ति से भरी एक लड़की की, जिसके बारे शायद बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। इसकी वजह यह भी है कि हम लोग आज के चकाचौंध की दुनिया में खोए हुए हैं। हमें फिल्मों के किरदार, उनके हीरो हीरोइन, उनकी कहानियों और उनके जीवन में ज़्यादा रुचि होती है, और इसी चकाचौंध के कारण हम रियल हीरोज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में ऐसे पहलू दिखाए हैं जो एक आम आदमी को किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ना सिखा सकती है, जो हालात से हारे हुए एक निराश व्यक्ति के अंदर आशा की किरण सुलगा सकती है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परिस्थितियाँ उसके लिए बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। वो ऐसे असमंजस में पड़ जाता है कि ज़िंदगी के हर सुनहरे रंग उसके लिए धूमिल होने लगते हैं, और सूरज का उजाला भी उसके मन के अंधकार को चीर नहीं पाता। यह कहानी है एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मी एक आम लड़की की, जिसका जन्म 1988 में हुआ था। पेशे से वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है और 7 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। इस वीडियो में उनकी पूरी जीवनी का जिक्र नहीं है, परंतु उस घटना का जिक्र मैंने किया है जहां से उनकी ज़िंदगी ने करवट बदली। 11 अप्रैल 2011 लखनऊ से देहरादून जाने के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। सभी यात्रियों के लिए यह एक आम दिन था, बाकी दिनों की ही तरह। कुछ दूर जाने के बाद कुछ गुंडे उस ट्रेन में सवार होते हैं और सफ़र के बीच में वे यात्रियों को धमकाकर उनसे लूटपाट करने लगते हैं। यात्री काफ़ी घबराए हुए थे और उन्होंने गुंडों का कोई खासा विरोध नहीं किया, लेकिन जब वो अरुणिमा से उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश करती है तो वो उनका विरोध करती है, और विरोध करने के कारण ही वे लोग अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। दुर्भाग्य ऐसा था कि उसी समय दूसरी ट्रैक पर भी एक ट्रेन तेज़ी से दौड़ते हुए आ रही थी, और अरुणिमा पहले उस ट्रेन से टकराती है और फिर दोनों ट्रैकों के बीच में जा गिरती है। दोनों ट्रेनें गुजर जाती हैं और कुछ देर बाद जब अरुणिमा अपने दोनों हाथों से उठने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसका एक पैर पूरी तरह कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियाँ टूटकर बाहर निकल गई हैं। वो दर्द से चीखने लगी, कोई उसे बचा ले। वो रात भर चीखती रही, पर वहाँ दूर दूर तक उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था, और रात के अंधेरे के साथ साथ उसकी चीखें भी दम तोड़ने लगी थी। वो थक चुकी थी और उनका काफ़ी खून बह चुका था। समय के साथ साथ उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उनकी सांसों की डोर भी टूटने लगी थी। अब वो एक जिंदा लाश की तरह उस ट्रैक पर पड़ी थी। रात में चूहे उनके पैर को आकर कुतरने लगे, लेकिन उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उनको हटा सके। उनकी आंखें खुली थी और उनका दिमाग उस कुतरन को साफ महसूस कर रहा था। कुछ देर में बगल की ट्रैक से ट्रेनें गुजरती थी और उनका सारा शरीर कंपन करने लगता था। जब इंसान दर्द में होता है तो उसका एक पल भी एक सदी से लंबा लगने लगता है। वो रात भी अरुणिमा के लिए शायद वैसी ही थी, और मैं मानता हूँ कि वो रात उनकी जीवन की सबसे लंबी रात रही होगी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन किसी तरह यह काली रात गुजरती है और सुबह कुछ गांव वाले अरुणिमा को उठाकर पास के एक अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर और कंपाउंडर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था। वे ऑपरेशन से पहले उसे बेहोश कैसे करें। अरुणिमा को दिखाई देना बंद हो गया था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सारी बातें सुन सकती थी।
वो डॉक्टर से कहती है, मैं रात भर इस दर्द से तड़पती रही हूँ। पूरी रात इस दर्द को मैंने सहा है। अब इससे ज़्यादा दर्द शायद ही दूसरा कोई हो सकता है। आप ऐसे ही मेरा ऑपरेशन कीजिए। और बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर उसके पैर को काट कर अलग कर देते हैं। जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है, तब उन्हें एक अच्छे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उनका अच्छे से इलाज चलने लगा और लगभग 4 महीने के बाद जब वो थोड़ी ठीक होने लगी थी, तब अखबार में यह खबर आती है कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था। दूसरी खबर यह थी कि अरुणिमा ने सुसाइड की कोशिश की। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय क्या बीती होगी उस लड़की के दिलो दिमाग में, जिसने कुछ दिन पहले अपने शरीर का एक अंग खोया है, जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वो कभी दोबारा खड़ी हो पाएगी भी या नहीं, उसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं। और ऐसे दर्दनाक समय में दुनिया उसके बारे ऐसी बातें कर रही थी। यह सबसे कठिन समय होता है जब लोग आपकी मुश्किल की घड़ी में आपको जज करने लगते हैं। शायद वो निजी तौर पर आपको जानते भी ना हो, लेकिन वो आपके लिए राय बनाने लगते हैं। और यही वो समय है जहाँ ज़िंदगी हमें 2 रास्ते देती है चुनाव करने के लिए। पहला रास्ता कि हम वो सारी बातें चुपचाप स्वीकार कर लें जो दुनिया हमसे मनवाना चाहती है, कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तुम आगे चलकर क्या कर पाओगी, तुम्हारा तो एक पैर भी नहीं रहा, पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा, इसकी शादी कैसे होगी, एक अपाहिज की ज़िंदगी कैसे जिएगी। और जब इंसान थक हार कर दुनिया की इन बातों का विश्वास कर लेता है और सच में यह मानने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, वह अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकता, बस यही उसका आत्मविश्वास उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसने दूसरों के विश्वास को अपना सच मान लिया है और इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है, जिसका उदाहरण हमने कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के रूप में देखा। लेकिन अरुणिमा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने कहा कि ये दुनिया तय नहीं करेगी कि मेरा भविष्य कैसा होगा, बल्कि मैं अपने जीवन की कहानी खुद लिखूंगी। और तभी उसने यह फैसला लिया कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर जाऊंगी। ये बात सच में विश्वास करने में असंभव सी थी। अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं भी यही सोचता कि शायद इस लड़की का दिमागी संतुलन हिल गया है। और यही उस समय दूसरे लोगों ने भी कहा कि अरुणिमा पागल हो चुकी है। और लोगों ने फिर वही काम किया जो वो अक्सर करते हैं, दूसरों की क्षमता को नापने का काम। वो ये निर्णय करने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। लेकिन उस लड़की के दिलो दिमाग में कैसी कश्मकश चल रही थी यह दुनिया नहीं जानती थी। कुछ दिनों बाद जब अरुणिमा ठीक हुई, वो अस्पताल से सीधा घर जाने के बजाय बचेंद्री पाल के पास गई, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर फतह पाई थी। उन्होंने जब अरुणिमा को देखा वो रो पड़ी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अरुणिमा, तुमने इतनी मुश्किल परिस्थिति में इतने विशालकाय पर्वत पर चढ़ने की सोची, तो अपने मन में तुमने वैसे ही एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है। अब तो बस दुनिया को दिखाना है। अब सारी चीज़ें तैयार थी, लेकिन अभी भी अरुणिमा के सामने काफ़ी मुश्किलें थीं। उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये दुनिया किसी लंगड़े घोड़े पर कभी दांव नहीं लगाती। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती है और बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर्स इकट्ठा करती है। वक्त आता है ट्रेनिंग का। अरुणिमा बताती है कि ट्रेनिंग में उन्हें असलियत का एहसास होने लगा कि सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में दूसरे माउंटेनियर्स को 10 मिनट का समय लगता था, अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। उनका एक पैर आर्टिफिशियल था और घाव अभी पूरी तरह से सूखे नहीं थे, तो अगर वह थोड़ा भी दबाव अपने पैरों पर देती थी तो बहुत तेज़ दर्द होता था और उनके घाव से खून रिसने लगता था। वह सोचने लगी कि इतनी बड़ी चुनौती मैंने स्वीकार की है और मैं इनके बराबर भी चल नहीं पा रही। लेकिन ये बाधाएं अरुणिमा के हौसलों को ध्वस्त नहीं कर पाए और 2 से 3 महीने के बाद एक समय ऐसा आया जब वह बाकियों से कम समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने लगे। आखिरकार वो दिन आता है जब अरुणिमा अपने लक्ष्य से सिर्फ
कुछ हज़ार मीटर दूर थी। मैं उनके शिखर तक पहुंचने के कुछ आखिरी पलों को बताना चाहता हूं। समय था रात के लगभग 9 से 9:30 के बीच। अरुणिमा कैंप 4 से चलना शुरू करती है। वो बताती है कि रात के अंधेरे में उनके हेलमेट की लाइट जिधर भी घूमती थी, उनके सामने लाशों के ढेर पड़े थे। ये वही लोग थे जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का सपना लेकर आए थे। वो उन लाशों को अनदेखा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए जिस रस्सी के सहारे वो चल रही थी, वो लाशें उसी रस्सी पर थी और उन्हें उन लाशों को लांघ कर जाना पड़ रहा था। कुछ देर बाद जब वो हिलेरी पॉइंट पर पहुंची, उनके शेरपा ने उनसे कहा कि अरुणिमा, अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। यहाँ से आगे जाना मतलब मौत को गले लगाना है। अरुणिमा सोचने लगी कि अपने लक्ष्य के इतने करीब आके मैं पीछे नहीं हट सकती। वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी कि लोगों ने उसके बारे में क्या कहा था। उसे अपनी माँ और बेचेंद्री मैम की बात याद आने लगी कि जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जहाँ फैसला सिर्फ आपको करना होता है, और यही वो समय था। और अरुणिमा ने यह फैसला किया कि उसे आगे बढ़ना है। और कुछ मिनट के बाद वो एवरेस्ट की चोटी पर थी। समय था रात के 10:55। कैंप 4 से निकलने के 1 से 1.5 घंटे के बाद वो अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। एक अजीब सा मिश्रण था उनकी खुशी में, जिसमें दर्द, तकलीफ, चुनौती, आंसू और हंसी सारे एक साथ बाहर निकलने को बेताब थे। और आखिर वो भावनाएं निकली और एक साथ निकली। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो अपनी आवाज़ हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहती थी जिन्होंने उसे यह एहसास दिलाया था कि वो एक अपाहिज है और उसका कोई भी भविष्य नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और कह रही थी, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो उन लोगों को यह बताना चाहती थी कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग हार कर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हार कर दोबारा उठ नहीं सकते, दोबारा कुछ कर नहीं सकते, वो यह बताना चाहती थी कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप अपने दिमाग में उसे ठान लेते हो। इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होता है। तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और आपकी सोच नकारात्मक है तो आप भी एक विकलांग हो। 11 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ था और 21 मई 2013 को संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर थी, जहां तक जाने के लिए बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। मात्र 2 साल में उस लड़की ने यह मकाम हासिल किया था। वो कहती है कि लक और भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने। अगर वह उस दिन आधे रास्ते से लौट जाती तो उनके पास भी 1000 बहाने थे कि मेरा ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला था और कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन शायद वह अपने आप से कभी नज़रें नहीं मिला पाती। अरुणिमा भारत की सबसे पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनी जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को भी अपने पैरों के नीचे झुका दिया। उस दिन एवरेस्ट की ऊंचाई भी शायद उनके हौसलों के सामने बहुत छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अरुणिमा कहती है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरुणिमा आज तक विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों में फतह कर चुकी है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है एक विकलांग महिला के लिए। लेकिन वास्तव में विकलांग वो नहीं, हम और हमारा समाज है जो ये सोचता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, जो ये सोचता है कि वह मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती, जो ये सोचता है कि लड़कियां मुश्किल परिस्थिति में लड़ नहीं सकती, वो लड़कों जितनी ताकतवर नहीं है, वो मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरुणिमा की कहानी समाज और उन लोगों को तमाचा जड़ने का काम करती है जो ऐसी सोच रखते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपके अंदर भी लड़ने का एक जज्बा जगा सकूं। मैं मानता हूं कि हर इंसान की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती,
लेकिन आपके जीवन से ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ दुनिया में और कोई भी नहीं। आपके जीवन पर हक सिर्फ आपका और आपके परिवार का है। तो दुनिया को यह हक ना दे कि वो ये फैसला करे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा जीवन सिर्फ मेरा है और इसकी कहानी भी मैं ही लिखूँगा। पिछले सप्ताह जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबरें आती हैं, सारा देश सदमे में चला जाता है। लोग सोच सोच कर यह परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल परिस्थितियां आई होंगी जहां सुशांत ने घुटने टेक दिए। आखिर क्या वजह रही होगी कि सुशांत ने इतनी कम उम्र में अपनी जान दे दी। मेरे दोस्तों, आज लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जहां उनका अकेलापन उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। वो यह मान चुके हैं कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलना नामुमकिन है। वो यह सोचते हैं कि उनका जीना व्यर्थ है। उसकी एक वजह यह भी है कि लोग आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्होंने वास्तविक जीवन से अपना नाता तोड़ लिया है। वास्तविक जीवन में हमने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इतनी दूरियां बना रखी है कि अपने दिल की तकलीफ़ उनसे कहने में भी हमें हिचक होती है। हमने सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त बना रखे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके साथ हम अपनी मुश्किल घड़ियों को शेयर कर सकें। यही वजह है कि लोग दुनिया के सामने अपने दुख और तकलीफ़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वो दुनिया के सामने यह दिखाते हैं कि वह कितनी तकलीफ़ में है। सोशल मीडिया पर अपने दुखों की नुमाइंदगी करना बंद कीजिए, क्योंकि दुनिया को यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन तकलीफ़ों में जी रहे हैं। इन मुश्किल परिस्थिति से सिर्फ आपको लड़ना है और आपको बाहर निकलना है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि इन परिस्थितियों से निकलना मुश्किल है, तो फिर से अरुणिमा की इस कहानी को याद कीजिए। यह कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है, लाखों लोगों के अंदर जीने के जज्बे को जगाती है, क्योंकि अरुणिमा यह साबित कर चुकी है कि ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति उनके हौसलों से बड़ी नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ अगली वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।